हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं रुद्र एजुकेशन जोन अपने मित्र गौरव के साथ। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं BLIS 02। जी हाँ, BLIS 02 का पेपर जो है आपका है 25 मार्च को। ठीक है, BLIS 02 का पेपर कब है? 25 मार्च को है। ठीक है, और पेपर आपका शुरुआत जो है 21 तारीख से हुआ। 21 मार्च को आपका हुआ BLIS 01। ठीक है, BLIS 01 जो कि सभी बच्चों का पेपर बहुत अच्छा गया, बच्चों ने बताया। उसके बाद 22 मार्च को BLIS 01, 22 मार्च को BLIS 01 और 24 मार्च को आपका प्रैक्टिकल। ठीक है, और 25 मार्च का जो आपका पेपर होगा वो पेपर है BLIS 02। ठीक है, पुस्तकालय एवं सूचना केंद्रों का प्रबंधन। ठीक है, और मैं आप लोगों के सामने पेपर जो है ये 2021 का पेपर है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर पेपर है। इसको मैं आपके सामने रख रहा हूँ जिससे कि आपको कुछ सहूलियत मिले और आप लोग समझ सकें कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो 25 मार्च के लिए आपकी अच्छी तैयारी होनी चाहिए और इसमें कुछ थ्योरेटिकल पार्ट भी मैंने डाले हैं जो आप लोगों के लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होंगे। 25 मार्च BLIS 02। ठीक है, 25 मार्च BLIS 02। बहुत ध्यान से आप लोग इस पूरे वीडियो को देखिएगा, इससे आपको ज़रूर कुछ ना कुछ लाभ ज़रूर मिलेगा। 25 मार्च को आपका पेपर है BLIS 02। ठीक है, और कोर्स शीर्षक है आपका मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन, BLIS 02। ठीक है, और एक तो सबसे अच्छी बात है कि वीडियो देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरह का पेपर का क्या स्ट्रक्चर है, किस टाइप से क्वेश्चन बनाए जाते हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए इसमें है क्या, ये आपका फर्स्ट पेज था। सेकंड पेज पे हम लोग चलते हैं। आंसर 6 क्वेश्चंस इन ऑल, 6 प्रश्नों के जवाब देने हैं। सेलेक्टिंग 3 फॉर सेक्शन ए से 3, 1 फ्रॉम सेक्शन बी, एक सेक्शन बी से, एंड 2 फ्रॉम सेक्शन सी। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। आइए मैं आप लोगों को पेपर दिखा देता हूँ। उसके बाद कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है BLIS 02 का, वो भी आप लोग देख लीजिए जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही लाभकारी है। देखिए किस टाइप के प्रश्न आते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। ये आपका सेक्शन ए है, 48 नंबर का, 16 नंबर के प्रश्न हैं। ठीक है, विस्तृत उत्तरी हैं। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया कि 5 महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्यों का उल्लेख कीजिए तथा प्रभावी प्रबंधन में उनकी सार्थकता बताइए। ध्यान देते जाइएगा सभी प्रश्नों को। अभी मैं थ्योरेटिकल पार्ट कराऊंगा, उसमें बताऊंगा कि हाँ किस किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन TQM की अवधारणा को परिभाषित कीजिए। पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र में TQM को किस प्रकार कार्यान्वित किया जाता है। पुस्तक चयन के सिद्धांतों को विस्तार से विवेचना कीजिए। 3 प्रश्न यहाँ थे। चौथा प्रश्न क्या है, किसी विश्वविद्यालय पुस्तकालय के विभिन्न अनुभागों की परिगणना कीजिए। एक परिचालन अनुभाग के विभिन्न कार्यों को विस्तार से व्याख्या कीजिए। 5वां प्रश्न है, पुस्तकालय बजट का क्या अर्थ है। पुस्तकालय बजट तैयार करने की विभिन्न विधियों को सोदाहरण विवेचना कीजिए। ध्यान दीजिएगा, ये आपका BLIS 02 है। ठीक है, BLIS 02। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। ठीक है, खंड ब में आ जाइए। सेक्शन बी में, सेक्शन बी में क्या है, स्केटिंग क्या है, स्केटिंग की विभिन्न विधियों की विवेचना कीजिए। यहाँ 2 प्रश्न दिए गए हैं जिसमें से एक करना है। सेक्शन बी में नवीन पुस्तकालय भवन के निर्माण के समय विचारणीय प्रारंभिक बातों की चर्चा कीजिए। और तीसरा सेक्शन सी में आपको 2 टिप्पणी लिखना है। पुस्तकालय समिति, भंडार सत्यापन, वार्षिक प्रतिवेदन, 3 दिया गया है जिसमें कि 2 करना है। 6 नंबर के आपके ये हैं। तो अब मेरे सारे बच्चे, आप लोगों ने तो पेपर देख लिया। ठीक है, किस टाइप का आपका पेपर आने वाला है। मैंने आपको पेपर का एक जो है प्रीवियस ईयर का 2021 दिसंबर का ये पेपर है और इसको मैंने आपको दिखा दिया। 2023 में आप पेपर देने जा रहे हैं, थोड़ा बहुत सहूलियत ज़रूर मिलेगी। किस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं ये इस प्रश्न पत्र को देखकर ज़रूर आप अनुमान लगा लेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों,
बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छे से पेपर देने जाइए। और इसी के साथ आ जाइए, अब हम अपने थ्योरेटिकल पार्ट पर चलते हैं, जो मैंने कि अभी आप लोगों से बताया था कि अब हम अपने थ्योरेटिकल पार्ट में जा कर के थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो आपका ये BLIS 02 पेपर है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। और इन चीज़ों को जो है कि ध्यान से देखिए, और देखने के बाद जो है आपको जो है कि खुद अपने आप में एक ऐसा महसूस होगा कि हाँ मेरी कुछ तैयारी है या नहीं है, इन चीज़ों को आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं प्रबंध, अर्थ एवं परिभाषा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, प्रबंध क्या है, इसका अर्थ और परिभाषा यहाँ पर दी गई है। अर्थ है अंग्रेजी भाषा के शब्द मैनेजमेंट को हिंदी में प्रबंधन कहते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट को ही क्या बोला जाता है, प्रबंधन, जिसका अर्थ कार्य तथा कार्य करने वालों की कौशलपूर्ण व्यवस्था करने से है, ठीक है। इस इकाई के विषय परिचय शीर्षक के अंतर्गत पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि प्रबंध एक व्यापक एवं सार्वभौमिक शब्द है जो मानव सभ्यता के विभिन्न क्रियाकलापों में प्रारंभिक काल से ही विद्यमान रहा है। अतः समय, परिस्थिति एवं विकास के विभिन्न चरणों में इसको अलग अलग ढंग से या अर्थों में परिभाषित किया गया है। इस कारण प्रबंधन की प्राचीन अवधारणा से लेकर आधुनिक अवधारणाओं तक को अध्ययन की सुविधा हेतु प्रमुख रूप से दो अर्थों में प्रकट किया जा सकता है, ठीक है। ये है आपका क्या है, ये प्रबंधन है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये प्रबंधन है, ये प्रबंधन के विषय में यहाँ पर बताया जा रहा है आप लोगों को। इसको ध्यान दीजिएगा कि प्रबंधन जो है वो अंग्रेजी भाषा के मैनेजमेंट से बना हुआ है, ठीक है। प्रबंधन किससे बना हुआ है, अंग्रेजी भाषा के मैनेजमेंट से बना हुआ है, और जिसका अर्थ है कार्य अथवा कार्य करने वाले कौशलपूर्ण व्यवस्था से, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, दो रूप में यहाँ दिया गया है प्रबंधन का, संकुचित अर्थ और व्यापक अर्थ। प्रबंधन दूसरे व्यक्तियों से ही कार्य कराने की युक्ति है, अर्थात वह व्यक्ति जो दूसरे व्यक्तियों से कार्य करा सकता है वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है प्रबंधक, ठीक है। ये संकुचित अर्थ में हो गया। व्यापक अर्थ में क्या है भाई, व्यापक अर्थ में प्रबंधन क्या है, तो प्रबंधन एक कला एवं विज्ञान है जो निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न मानवीय प्रयासों से संबंध रखता है। इस अर्थ में प्रबंधन में निम्नलिखित कार्य सम्मिलित होते हैं। कौन कौन से कार्य हैं, नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देशन, अभिप्रेरण, नियंत्रण तथा नीति निर्धारण इत्यादि, ठीक है। तो ये हो गया प्रबंधन का संकुचित अर्थ और व्यापक अर्थ, और यहाँ पर हमने प्रबंधन को समझा दिया, प्रबंधन का अर्थ। आगे चलते हैं, और प्रबंधन की परिभाषा कुछ विद्वान है, ये देखिए यहाँ पर। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग बात कर चुके हैं क्या क्या, संकुचित अर्थ के रूप में प्रबंधन और व्यापक अर्थ के रूप में, ठीक है। दो बातें हो गई, उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं, अब हम लोग बात करने वाले हैं FW टेलर के अनुसार प्रबंधन के विषय में क्या बताया गया उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ देखिए दोस्तों, प्रबंधन यह जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं तथा यह देखना कि उसे सर्वोत्तम एवं मितव्ययितापूर्ण ढंग से कैसे किया जा सकता है, ठीक है। दो चीज़ें हैं, क्या करना चाहते हैं और उसे सबसे उत्तम ढंग से कैसे किया जा सकता है, और तीसरी चीज़ भी इसमें एक आ जाएगी, मितव्ययितापूर्ण, ठीक है, कम खर्च में कैसे कर सकते हैं। स्टैनला वेंस के अनुसार प्रबंधन केवल निर्णय करने तथा मानव की क्रियाओं पर नियंत्रण करने की विधि है ताकि नियत लक्ष्यों की प्राप्ति हो जाए, ठीक है। और तीसरी जो परिभाषा है जेम्स एल लुंडी के अनुसार, जेम्स एल लुंडी, प्रबंधन मुख्य रूप से विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दूसरे के प्रयत्नों को नियोजित, समन्वित, प्रेरित एवं नियंत्रित करने का कार्य है, ठीक है। ये तीन परिभाषाएं हो गई प्रबंधन की। प्रबंधन के विषय में हमने बता दिया, प्रबंधन का संकुचित और व्यापक और दो अर्थ हमने बता दिया। अब आगे आइए प्रबंधन के कार्य। अब हम लोग बात करेंगे प्रबंधन के कार्यों की, ठीक है। तो बहुत हिसाब से देखिए आप लोग, बहुत ही अच्छी चीज़ मैं बता रहा हूँ, और ये पेपर में ज़रूर से ज़रूर क्वेश्चन ये फंसने वाला है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ हम बात करने हैं प्रबंधन के कार्य की। प्रबंधन के कार्यों का प्रतिपादन सर्वप्रथम सन 1916 में श्री हेनरी फेयोल ने किया था। प्रबंधन के कार्यों का प्रतिपादन, प्रबंधन करने से आशय पूर्वानुमान एवं आयोजन करने, संगठन करने, आदेश देने, समन्वय करने तथा नियंत्रण करने से है।
इस प्रकार फ्योल के प्रबंधन के निम्न 5 कार्य बतलाए गए। इन्होंने प्रबंधन के 5 कार्य बतलाए। कौन कौन से कार्य हैं भाई? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण। पहला कार्य पूर्वानुमान करना, किसी कार्य को करने से पूर्व पूर्वानुमान लगाना, उसका आयोजन करना। दूसरा संगठन बनाना। तीसरा है कार्य के लिए आदेश देना, समन्वयन करना और नियंत्रण करना। ठीक है, तो ये 5 कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो हेनरी फ्योल ने दिए हैं 5 कार्य, ये भी आप लोग ज़रूर लिखिए। ठीक है, अगर प्रबंधन के विषय में पूछा जाता है तो हेनरी फ्योल बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं, अब हम लोग बात करेंगे किस पर? पुस्तकालय भवन पर। यहाँ देखिए आप लोग, पुस्तकालय भवन का अर्थ एवं परिभाषा। पुस्तकालयों द्वारा अपने पाठ्य सामग्रियों को संग्रहित करने तथा उनके माध्यम से विभिन्न प्रकार के कार्य एवं सेवाएं संचालित करने के लिए जिस भवन का प्रयोग किया जाता है उसे पुस्तकालय भवन कहा जाता है। ठीक है, पुस्तकालयों द्वारा अपने पाठ्य सामग्रियों को संग्रहित करने तथा उनके माध्यम से विभिन्न प्रकार के कार्य एवं सेवाएं संचालित करने के लिए जिस भवन का प्रयोग किया जाता है उसे पुस्तकालय भवन कहा जाता है। पुस्तकालय भवन जो है पुस्तकालय के प्रमुख आधार स्तंभों पुस्तक, पाठक, कर्मचारी, भवन इत्यादि से है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ बहुत बड़ी बात कही जा रही है। पुस्तकालय भवन पुस्तकालय के प्रमुख स्तंभ, आधार स्तंभ क्या क्या हैं? पहला है पुस्तक, पाठक, कर्मचारी, भवन। इसमें से एक है पुस्तकालय भवन। ठीक है, अतः इसके निर्माण की योजना बनाते समय से ही पुस्तकालय के प्रकार, स्तर, स्थान, कार्य सेवा, भविष्य की संभावनाओं इत्यादि के सभी बिंदुओं पर विस्तृत विचार करके ही किसी योजना विशेष का निर्धारण करना चाहिए। यहाँ ध्यान में रखना चाहिए कि पुस्तकालय के लिए ऐसे कार्यशील भवन का निर्माण किया जाए जो उसके विभिन्न कार्यों एवं सेवाओं को सुगम तो बनाते ही हों, साथ ही वह वैज्ञानिक एवं वास्तुशास्त्र के दृष्टि से तर्क संगत हो, जिससे कोई भी नवागंतुक शीघ्र ही उसके विभिन्न विभागों की स्थिति एवं क्रियाविधि को समझ सके। तो ये हो गया पुस्तकालय भवन। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं। पुस्तकालय भवन के निर्माण की योजना बनाने हेतु डॉक्टर रंगनाथन द्वारा रचित पंचम सूत्र, यहाँ भी देखिए पंचम सूत्र है ना, पुस्तकालय के वर्धनशील संस्था 5वां सूत्र है उनका, को एक मूल मंत्र के रूप में सदैव ध्यान में रखना चाहिए तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मानक संस्थाओं द्वारा भी पुस्तकालय भवन हेतु उचित प्रारूप सुझाए गए हैं, उन्हें भी ध्यान में रखना चाहिए। थोड़ा सा शोरगुल ज़्यादा हो रहा है तो आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं आपको पूरा समझाने का यहाँ पर प्रयास करूँगा। ठीक है, थोड़ा सा शाम का टाइम है, इस टाइम में वीडियो बनाता नहीं हूँ, मैं अधिकतर वीडियो रात में ही बनाता हूँ, लेकिन बच्चों का पेपर है इसलिए थोड़ा सोच रहा हूँ कि वीडियो डाल दूँ ताकि आप लोग अगर वीडियो का 50% भी ग्रहण कर लेते हैं तो भी आप लोग के लिए ये अच्छा रहेगा, लाभकारी रहेगा। चलिए ध्यान दीजिए। पुस्तकालय भवन के निर्माण की योजना बनाने हेतु डॉक्टर रंगनाथन द्वारा रचित पंचम सूत्र पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है, इसको एक मूल मंत्र के रूप में रखा गया है। अच्छा, मेटकॉफ ने क्या कहा भाई? मेटकॉफ के अनुसार पुस्तकालय भवन शैक्षणिक जीवन का एक प्राकृतिक केंद्र है जिसे समुदाय के अध्ययन संबंधी कार्यों को अग्रसर करने में सहायता करनी चाहिए एवं निजी अध्ययन एवं शोध सुविधा में आवश्यक साधन एवं सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। ठीक है, ये मेटकॉफ के अनुसार है। ठीक है, पीएन कौला, पुस्तकालय भवन पुस्तकालय के कार्यों की विशिष्ट, स्पष्ट तथा प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है। ठीक है, ये पुस्तकालय भवन के लिए परिभाषा थी, बहुत ही बढ़िया परिभाषा दी है मेटकॉफ ने। ठीक है, इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा और पुस्तकालय भवन पर अगर प्रश्न आता है तो ज़रूर लिखिए। देखिए जो रंगनाथन मिश्र है उनका जो पाँचवा सूत्र था, सॉरी ये रंगनाथन मिश्र नहीं, यहाँ पर देखिए फिर वही गलती हो रही है मुझसे, डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी हैं। ठीक है, ये जो आपका लाइब्रेरी सिस्टम है इसके जो है कि एक मुख्य स्तंभ है, इन्होंने ही पूरा स्तंभ जो है कि प्रमुख स्तंभ खड़ा करने का पूरा प्रयास किया। इन्होंने 5 सूत्र दिए। ठीक है, और उन 5 सूत्रों में एक 5वां सूत्र उनका था कि पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है, वो आपको हर जगह देखने को मिलेगा। यहाँ भी देखिए पुस्तकालय भवन निर्माण में पंचम सूत्र की भूमिका किस प्रकार से है वो बताया जा रहा है। पुस्तकालय भवन के निर्माण की रूपरेखा तैयार करते समय डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा बताए गए पुस्तकालय विज्ञान के पंचम सूत्र पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है को सदैव ध्यान में रखना चाहिए। इस सूत्र के अनुसार समय, परिस्थिति एवं आवश्यकता
में परिवर्तन के फलस्वरूप पुस्तकालय के प्रमुख आधार स्तंभों पुस्तक, पाठक, कर्मचारी, भवन इत्यादि में वृद्धि होना स्वाभाविक है। अतः योजना के प्रारंभ से ही यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर पुस्तकालय के आंतरिक एवं बाह्य क्षेत्र में विस्तार किया जा सके। अच्छा, कार्मिक नियोजन क्या है, इसको हम लोग देख लेते हैं। कार्मिक नियोजन क्या है, इसकी अर्थ एवं परिभाषा देखिए बच्चों। कार्मिक नियोजन का अर्थ मानव संसाधनों का सही मात्रा में सही स्थान पर उपयोग, उनका उचित अधिग्रहण, अनुप्रयोग, विकास एवं उनके उचित संरक्षण की व्यूह रचना है। ठीक है, सही स्थान का उपयोग, ठीक है, उनका उचित अधिग्रहण, अनुप्रयोग, विकास। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि मानव संसाधन का ठीक प्रकार से उपयोग करना ही क्या कार्मिक नियोजन है। और वस्तुतः यह विभिन्न प्रकार के कार्मिकों की आवश्यकता को के उचित पूर्वानुमान, उनकी उपलब्धि के मध्य उचित समन्वय एवं समायोजन बनाए रखने की योजना है। कार्मिक नियोजन की अवधारणा में दो शब्दों का प्रयोग हुआ है, एक कार्मिक जिसका अर्थ है कार्य करने वाले व्यक्तियों से होता है, और दूसरा अर्थ है नियोजन जिसका आशय है किसी भी संगठन में विविध कार्य होती योग्य कर्मचारियों की पूर्ति करना। ठीक है, कार्मिक यानी कि कार्य करने वाले व्यक्ति। ठीक है, देखिए एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि देखिए जैसे आपको देना है परिभाषा किसकी, कार्मिक नियोजन की परिभाषा देना है। ठीक है, तो कार्मिक नियोजन की परिभाषा देना है तो वहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से लिखने का प्रयास करिए। यानी कि कार्मिक नियोजन दो शब्दों के योग से बना है, कार्मिक प्लस नियोजन, जहाँ पर कार्मिक का अर्थ है कार्य करने वाले व्यक्ति तथा नियोजन शब्द का अर्थ यहाँ पर हो जाता है कि किस प्रकार से विविध कार्य हेतु कर्मचारियों की पूर्ति किस प्रकार से की जाए और किस प्रकार से संगठन को संचालित किया जाए, नियोजित किया जाए। ठीक है, किसी भी संगठन में कार्मिक नियोजन से आशय प्रबंध विज्ञान की उस शाखा से है जिसमें व्यक्तियों के अनुप्रयोग का उचित अध्ययन किया जाता है। कार्मिक नियोजन विस्तृत अर्थ में कर्मियों या मानव शक्ति के संगठन विशेष से उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु व्यवस्थापन है। ये हो गया कार्मिक नियोजन। आगे चलते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे हैं कार्मिक नियोजन की। अब आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे ना कि कार्मिक नियोजन अगर आ जाता है तो हमको उसको किस प्रकार से लिखना है, या आप सब लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, ठीक प्रकार से उसके अर्थ को बताना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखिए आप लोग। नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन। ठीक है, ये क्या होता है भाई, आइए देख लेते हैं। संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के द्वारा किसी भी संगठन का कर्तव्य होता है कि वह सभी व्यक्तियों की गुणवत्ता कायम रखे। सभी संबंधित व्यक्तियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे गुणवत्ता सुधार में योगदान करें। ठीक है, ध्यान से सुनते चलिए। संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन ग्राहक संतुष्टि हेतु एक उपयुक्त विधि है। संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन की अवधारणा उद्योगों, कारखानों, कंपनियों, व्यापार एवं संगठनों में अनुप्रयुक्त की जाती रही है, परंतु वर्तमान में यह संस्थानों एवं सेवा प्रतिष्ठानों में भी प्रयोग में लाई जा रही है। ग्राहक उपयोगिता सामान्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक एवं बाह्य। ठीक है, बाह्य ग्राहक है और आंतरिक। देखिए किसी भी शैक्षणिक पुस्तकालय में अध्यापक, छात्र और बाहरी उपयोक्ता जो पुस्तकालय से सूचना प्राप्त करने आते हैं वे बाह्य उपयोक्ता कहलाते हैं, जबकि पुस्तकालय में कार्यरत व्यक्तियों के समूह को आंतरिक उपयोक्ता कहते हैं। ठीक है, यहाँ दो चीज़ें आपको पता चल गई ना, आंतरिक उपयोक्ता और बाह्य उपयोक्ता क्या होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन एक दर्शन, एक प्रक्रिया है जिसका परिणाम ग्राहक संतुष्टि एवं अनवरत सुधार है। प्रबंधन की यह एक ऐसी शैली है जिसमें वैज्ञानिक प्रबंधन एवं प्रतिभागी प्रबंधन के उपयुक्त सिद्धांत एवं अभ्यास सम्मिलित किए जाते हैं जिससे संगठन को सफलता मिल सके। संपूर्ण गुणवत्ता आप समझ गए ना, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन यानी कि जो आपका ये पुस्तकालय प्रबंधन है उसमें लगे हुए सभी कर्मचारियों का ये एक लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, कि अच्छी गुणवत्ता दी जाए। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। आगे एक बहुत ही अच्छा सुंदर सा डायग्राम है, इसको भी आप लोग समझ लीजिए। संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन। संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन पाठकों की आवश्यकताओं को समझकर पाठकों को उसकी सेवा एवं संतुष्टि को सुधारने पर केंद्रित है। संपूर्ण गुणवत्ता के कई तत्व हैं जो परिवर्तन के लिए विभिन्न क्षेत्रों को संबोधित करते हैं। इन तत्वों को निम्न चित्र के माध्यम से दर्शाया गया। देखिए ध्यान दीजिए, आंतरिक और बाह्य पाठक, यहाँ देख रहे हैं ना, जो अभी मैंने बात किया था, आंतरिक एवं बाह्य पाठक। संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन कर्मचारी अंतर्ग्रस्तता गुणवत्ता पाठक के लिए परिभाषित होती है, से दर्शाया जाता है। और क्या, कार्य निष्पादन मापन। ठीक है, और इसमें हो गया त्रुटिहीन प्रक्रिया और निरंतर सुधार की ज़रूरत है। तो डायग्राम ध्यान से देख लीजिए, इसको बनाइएगा ज़रूर।
अगर संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन आता है तो इस डायग्राम को ज़रूर बनाइएगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग देखेंगे भी नहीं, ये भी हम जानते हैं। और वीडियो में लास्ट तक नहीं बने रहेंगे, पूरा जानकारी आपको हो नहीं पाएगी। ठीक है, लास्ट में हमने इसमें दिया है कि पुस्तकालय बजट क्या है, वो आप छोड़ देंगे। तो मत छोड़िए ना, पुस्तकालय बजट क्या है वो भी देखिए, पूरा वीडियो देखिए आप लोग। इतना जल्दी क्या है, एक वीडियो अगर 20-25 मिनट 30 मिनट का है तो उसको देखने में क्या दिक्कत है। ठीक है, अगर आपके लाभ के लिए है तो। ठीक है, पुस्तकालय चयन का क्या अर्थ है भाई? पुस्तकालय में लोग अपने ज्ञान की वृद्धि का आधार ढूंढते हैं, जहाँ पर यह प्रयास किया जाता है कि सभी की अपनी ज्ञान व सूचना संबंधी जानकारियों की आवश्यकता की पूर्ति की जा सके। यह प्रयास कि सभी को अपनी आवश्यकता अनुसार पाठ्य सामग्री उपलब्ध हो पाए कि पुस्तक चयन है। ठीक है, यही पुस्तक चयन है। ठीक है, पुस्तक चयन की बात हो रही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यद्यपि आज के समय में जानकारी उपलब्ध कराने के स्रोत में काफ़ी विविधता पाई जाती है, पुस्तक भी एक बड़ा प्रखर माध्यम है। निश्चित रूप से पाठ्य सामग्री का चयन एक निरंतर प्रक्रिया है तथा पाठ्य सामग्री की सदैव समय और आवश्यकता के आधार पर वृद्धि कराना तथा अद्यतन रखना एक विशाल लक्ष्य है। जिस गति से पाठकों की प्रयोगकर्ताओं की संख्या बढ़ रही है तथा आवश्यकताओं में विविधता आ रही है, पुस्तकों की संख्या भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। कोई भी पुस्तकालय अपने संग्रह में पुस्तक संख्या व उसकी गुणात्मकता के लिए जाना जाता है। यह सत्य है कि भवन तथा पढ़ने की सुविधाओं का अपना महत्व है, पर फिर भी यह अत्यंत ही आवश्यक तत्व है कि उसमें संग्रहित विषय वस्तु का उपयोग तथा आवश्यकताओं के अनुरूप हो। ठीक है, जिस प्रकार के पाठकों की संख्या में वृद्धि हो रही है उसी प्रकार पुस्तकों के प्रकाशन में भी वृद्धि प्रदर्शित होती है। अपने पुस्तकालय में एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा जो राजर्षि टंडन की पुस्तकें हैं ना, इनमें थोड़ा सा मैं ये देखता हूँ कि वाक्य जो है कहीं कहीं जो है थोड़ा सा सही से नहीं बैठते हैं। तो इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद बैठा सकते हैं, आप इतने खुद समझदार हैं। ठीक है, उपलब्धता संरक्षण की समस्या उपभोक्ता संबंधी समस्याओं के अनुरूप होनी। अच्छा, यहाँ देखिए, शिक्षा का यह अर्थ है कि पाठकों को गत तथ्यों की जानकारी मिले, वरन पुस्तकालय का उपयोग आध्यात्मिक बौद्धिक व्यावसायिक लाभ के लिए तथा व्यक्तिगत आनंद के लिए भी किया जाता है। पाठक पुस्तकों के अध्ययन के द्वारा अपने को सुसंस्कृत करके जीवन में ऊंचे आदर्शों को प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा, पुस्तक चयन की प्रक्रिया क्या है भाई, ये भी जान लेते हैं। तो प्रायः पुस्तकालय अध्यक्षों की पुस्तकों तथा पत्रिकाओं को क्रय करने की अपनी विधि होती है तथा वे ऑडिट की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए जितनी सुगम व्यवस्था हो सके उसको अपनाते हैं। पुस्तकालय चयन कुछ समय पहले तक पुस्तकालय कर्मचारियों द्वारा न व्यक्तियों द्वारा किया जाता था। सार्वजनिक पुस्तकालयों में यह कार्य विशेषज्ञों के द्वारा कराया जाता था तथा शैक्षणिक पुस्तकालयों में विभिन्न विषयों के विभागाध्यक्षों द्वारा किया जाता था। लेकिन अब समय बदल चुका है, अब पुस्तकालय अध्यक्ष पूर्ण शिक्षित एवं प्रशिक्षित होते हैं, अतः यह कार्य पुस्तकालय के कर्मचारियों द्वारा संपन्न किया जाता है। मुद्रण कला के आविष्कार के परिणाम स्वरूप पुस्तक चयन का कार्य अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि पुस्तकालय को अपनी वित्तीय सीमा के अंतर्गत पाठकों को उनकी वांछित पाठ्य सामग्री उपलब्ध करानी होती है, जबकि साहित्य का प्रकाशन पुस्तकालयों के चयन में विभिन्न प्रकार के उपकरणों का प्रयोग आवश्यक हो गया है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिए, बुक कार्ड क्या है भाई? बुक कार्ड क्या है? देखिए, ये शॉर्ट में आ सकता है 6 नंबर वाले में, 6 नंबर वाले में प्रश्न पूछा जा सकता है, बुक कार्ड क्या है? तो प्रत्येक पुस्तक के लिए पुस्तक पत्रक होता है जिसका आकार 5x3 इंच का होता है। यह जो है कि यह 5x3 का मतलब आप समझ रहे हैं ना? 5 इंच क्या लंबाई और 3 इंच चौड़ाई। ठीक है, यह मुद्रित यानी कि प्रिंटेड होता है, जिसमें पुस्तक की क्रमांक संख्या, अभी मैं आपको आगे दिखा भी देता हूँ कि बुक कार्ड होता क्या है। परिसंचरण संख्या, लेखक था उसका शीर्षक, उससे संबंधित नियम दिए होते हैं तथा इनके निचले भाग में देय तिथि, सदस्य संख्या आदि अंकित होती है, जो पुस्तक के आदान प्रदान के समय काम आती है। आधुनिक समय में पत्र का आकार आधुनिक आदान प्रदान प्रणाली के अनुसार छोटा कर दिया गया है। इसमें केवल क्रमांक संख्या, परिसंचरण संख्या, लेखक, शीर्षक मुद्रित होते हैं। इनमें पुस्तक आदान प्रदान करते समय पुस्तक पत्रक का कुछ विशेष महत्व होता है, और ये चीज़ें मैं माफ़ कीजिएगा, और मैं आपको बुक कार्ड दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, इस तरह का होता है बुक कार्ड, कॉल नंबर सब कुछ यहाँ दिया गया, टाइटल, ऑथर, यूपी सेंट्रल लाइब्रेरी, यूपी राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी इलाहाबाद,
ये बुक कार्ड है, मैंने आपको ये बुक कार्ड भी दिखा दिया और यहाँ पर बुक कार्ड के बारे में बता भी दिया गया। और अगर ये 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो मेरे प्यारे बच्चों लिख के आना, ठीक है, ये मैं कह रहा हूँ आपसे। और ये बुक कार्ड भी बना देना, ठीक है, 5 नंबर तो मिल ही जाएंगे। अच्छा, आगे चलते हैं। सावधिक प्रकाशन क्या है भाई? सावधिक प्रकाशन से तात्पर्य ऐसे प्रकाशन से होता है जिसका प्रकाशन धारावाहिक रूप में किया जाता है। धारावाहिक तो देखने में बड़े माहिर हैं आप लोग, हाँ, कुछ लड़के भी हैं, लड़कियां तो वैसे देखती हैं धारावाहिक, लड़के भी कुछ हैं जो धारावाहिक देखने में काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं। तो ये वही है सावधिक प्रकाशन, एक धारावाहिक रूप में एपिसोड नंबर आता है ना, आप लोग देखते होंगे कि आज जो है कि एपिसोड नंबर कितना था, 413 था, कल 414 आएगा, फिर 15 आएगा, इस तरह से। तो वही है सावधिक प्रकाशन, तात्पर्य ऐसे प्रकाशन से होता है जिसका प्रकाशन धारावाहिक रूप में होता है तथा उसका प्रत्येक अंक एक निश्चित अंतराल से प्रकाशित होता है। कभी कभी तथा किन्हीं किन्हीं सामयिक प्रकाशनों के संबंध में यह अवधि अनिश्चित भी होती है। सामयिक प्रकाशन का प्रत्येक खंड विशिष्ट एवं स्वतंत्र अंश लेखों से समायुक्त होता है जो विशिष्ट विषयों से संबंधित होते हैं। साधारणतः ऐसे प्रकाशन में लेखक अनेक होते हैं और क्रमिक खंडों के विषय और लेखक भी भिन्न हुआ करते हैं। सभी विषय किसी एक ही ज्ञान क्षेत्र के होते हैं। इसका प्रकाशन एक पूर्ण खंड में नहीं होता है बल्कि कई अंकों में होता है। सावधिक प्रकाशनों की सामयिकी भी कहा जाता है, ठीक है, इसको सामयिकी भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया सावधिक प्रकाशन, ठीक है। अतः सामयिकी प्रकाशन वे प्रकाशन कहलाते हैं जिनका प्रकाशन नियमित रूप से एक निश्चित अंतराल के बाद होता है तथा जिनका सामयिक प्रकाशनों का समय अंतराल अनिश्चित होता है, उन्हें धारावाहिक प्रकाशन या सीरियल कहते हैं। सामयिक प्रकाशन को पत्र पत्रिकाएं भी कहते हैं। सार्वजनिक ग्रंथालयों में दैनिक समाचार पत्र एवं सामान्य पत्रिकाओं का तथा कॉलेज एवं विश्वविद्यालय तथा शोध ग्रंथालयों में विविध पत्रिकाओं का चयन एक अर्जन किया जाता है एवं अर्जन किया जाता है। शोध ग्रंथालयों में भी जो है कि आपका जो है पत्रिकाओं के क्रय पर ग्रंथों की अत्यधिक धनराशि व्यय की जाती है। अच्छा, रंगनाथन मिश्र की जो है कि त्रिपत्रक प्रणाली क्या है भाई? ध्यान दीजिएगा, इनका बहुत बड़ा योगदान है, इसीलिए बार बार इनका नाम आ रहा है। पत्र पत्रिकाओं के नियंत्रण रखने एवं लेखा जोखा रखने के लिए डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने मद्रास विश्वविद्यालय से 1930 में इस प्रणाली की रचना की। यह प्रणाली अन्य प्रणालियों की अपेक्षा अधिक उपयोगी सिद्ध हुई। इसके द्वारा पुस्तकालय में पत्र पत्रिकाओं की संख्या चाहे कितनी भी हो, कार्य सरलता एवं सुगमतापूर्वक किया जा सकता था। इस प्रणाली में 5 × 3 सेंटीमीटर के 3 पत्रक उपयोग में लाए जाते थे और इसी कारण इससे त्रिपत्रक प्रणाली कहा जाता है। अच्छा, वो 3 कौन कौन से थे भाई जो उपयोग में लाए जाते थे? तो पहला था पंजीयन पत्रक, दूसरा जांच पत्रक और तीसरा वर्गीकृत सूची पत्रक, ठीक है। तो ये देखिए, अगर रंगनाथन की त्रिपत्रक प्रणाली शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है और लॉन्ग में तो नहीं ऐसा है, सेक्शन बी वाले में ज़रूर पूछा जा सकता है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। कार्डेक्स प्रणाली क्या है भाई? ग्रंथालयों में सामयिक प्रकाशनों का विधिवत अभिलेख रखने के लिए रेमिंगटन रैंड इंडिया ने एक उपकरण बनाया जिसे कंपनी ने कार्डेक्स नाम दिया। इस उपकरण का आकार कैबिनेट की भांति होता है। इसमें 16 संचिकाएं होती हैं तथा प्रत्येक संचिका में 64 सामयिक प्रकाशनों की भांति होता है। इसमें 16 संचिकाएं होती हैं तथा प्रत्येक में 64 सामयिक प्रकाशनों से संबंधित अभिलेख रखा जा सकता है। इस प्रकार का कैबिनेट लगभग 1000 सामयिक प्रकाशनों का अभिलेख रखने की सुविधा प्रदान करता है। प्रत्येक संचिका तथा कैबिनेट को ताला भी लगाया जा सकता है जिससे अभिलेख सुरक्षित रहे। तो ये हो गया कार्डेक्स प्रणाली, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में पूछा जा सकता है, ठीक है। निर्गम आगम विभाग के कार्य क्या है भाई, ये बताइए। तो अध्ययन सामग्री के उचित उपयोग न होने पर सभी प्रक्रियाएं अर्थहीन हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में वह पुस्तकालय न होकर के पुस्तकों का शोरूम अथवा स्टोर मात्र ही रह जाएगा। वास्तव में संग्रहित सामग्री के अधिक उपयोग पर ही पुस्तकालय की सफलता और लोकप्रियता निर्भर करती है। यह कारण है कि इस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को कर्तव्यनिष्ठ, सद्चरित्र, व्यवहार कुशल, मृदुभाषी होना परम आवश्यक है। डॉक्टर रंगनाथन के शब्दों में इस विभाग को यह ज्ञात होना चाहिए कि बिना दुखी हुए किसी प्रकार दृढ़ हुआ जा सकता है तथा बिना बकवादी हुए किस प्रकार से मित्रवत हुआ जा सकता है। वाह, आगे चलते हैं। आधुनिक निर्गम एवं आगम की विधियाँ। तो यहाँ पर देखिए 2 विधियाँ हैं। कौन सी प्रणाली किस ग्रंथालय के लिए उपयुक्त तो सुविधाजनक हो सकती है? ग्रंथालय प्रकृति, स्तर और परिस्थितियों में ग्रंथालय की सुविधा अनुसार देखा जा सकता है। तो निर्गम आगम की प्रचलित प्रमुख विधियाँ रजिस्टर विधि और पत्रक विधि। रजिस्टर विधि क्या है भाई? छोटे तथा मध्यम श्रेणी के पुस्तकालयों में पुस्तकों के आदान प्रदान हेतु रजिस्टर विधि अपनाई जाती है, ठीक है। इसमें एक पृष्ठ की संख्या सहित एक रजिस्टर होता है जिसमें तिथि, परिग्रहण संख्या
और पुस्तक के लेखक का नाम और पुस्तकों की आख्या, पाठक का हस्ताक्षर और प्राप्ति की तिथि और प्राप्त करने वाले सहायक के हस्ताक्षर के खाने होते हैं। प्रत्येक पाठक के लिए कुछ निश्चित पूर्ण निर्धारित किए जाते हैं। पाठकों के पृष्ठों के संकेत के लिए एक अनुक्रमणी तैयार कर ली जाती है। कार्य की शिथिलता के कारण अब इसका प्रचलन कम हो गया है। रजिस्टर विधि है। आगे चलते हैं, पत्रक विधि देख लेते हैं भाई। इस विधि में प्रत्येक पुस्तक के लिए बुक कार्ड बनाते हैं। अच्छा हाँ, ये जो है बुक कार्ड जब आप यूनिवर्सिटी में पढ़े होंगे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में या जो है किसी कॉलेज में, तो वहाँ ज़रूर ये बुक कार्ड रहता था। पाठकों को भी उसकी योग्यता अनुसार पुस्तकें निर्गत करने की संख्या के अनुरूप कार्ड उपलब्ध कराए जाते हैं। कार्ड सिस्टम के अंतर्गत इस स्तर पर ब्राउन निर्गम प्रणाली था न्यूयॉर्क निर्गम प्रणाली प्रचलित है, जिसे भारत के अनेक विश्वविद्यालय पुस्तकालयों में आगम निर्गम हेतु उपयोग में लाया जाता है। सही बात है भाई, सही बात है। अच्छा आगे और हम लोग देख लेते हैं, पुस्तक क्षरण के प्रमुख कारक क्या हैं। अच्छा, पुस्तक को नुकसान पहुंचाने वाले कारक, तो देखिए पहले तो पर्यावरणीय कारक है भाई। पर्यावरणीय कारक प्रकाश, उष्मा, आर्द्रता, नमी, धूल एवं गंदगी। जैविकरण क्या है, सूक्ष्म जीवाणु, फफूंद आदि कीड़े मकोड़े, सिल्वरफिश, काकरोच, बुकवर्म, दीमक, चूहे आदि लग जाते हैं। रासायनिक कारण, अम्ल, क्षार या पानी से। मानविकी कारक, युद्ध, आतंकवाद, चोरी, अज्ञानता एवं उचित प्रशिक्षण का अभाव, इसमें दिक्कत हो जाती है। प्राकृतिक आपदाएं, यदि भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, तूफान, बिजली, ओलावृष्टि, इससे भी आपके पुस्तक का क्षरण होता है। अच्छा ठीक है भाई, चलिए प्रसूचियों की बात कर लिया जाए तो ग्रंथालय की प्रसूचियाँ भी उसके बहुमूल्य अभिलेख होते हैं जो सार्वजनिक प्रयोग के लिए होते हैं। ठीक है, प्रसूचियाँ इनकी उपयोगिता तथा निर्माण विधि का वर्णन किया जा चुका है। प्रसूचियों, अच्छा पहले क्या फिजिकल फॉर्म में अनेक प्रकार का हो सकता है। पुस्तकों के विवरण तथा ग्रंथालय में उनका स्थान, पुस्तकों के अभिज्ञान के लिए प्रसूची की उत्तम व्यवस्था, इसकी इतना उत्तम व्यवस्था कोई और नहीं है। ठीक है, परिग्रहण, रजिस्टर तथा निदानी सूची के नष्ट हो जाने पर प्रसूचियों की सहायता से उनको पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रसूची पत्रक पुस्तकों की उपयोगिता बढ़ाते हैं तथा पुस्तकालय का दर्पण होते हैं। ठीक है, जिससे पुस्तकालय में उपलब्ध सभी सूचना स्रोतों को विस्तृत जानकारी मिल जाती है। इसे वर्गीकरण पद्धति से तथा वर्णानुक्रम पद्धति से रखा जाता है। इसी का सुरक्षित रिकॉर्ड सेल्फ लिस्ट के रूप में जाना जाता है। अच्छा, प्राविधिक अभिलेख क्या है भाई, आइए देख लेते हैं कि टेक्निकल रिकॉर्ड क्या है। सुविधा की दृष्टि से ग्रंथालय के विभाग में कुछ संशोधित तथा परिवर्धित वर्गीकरण प्रक्रियाएं प्रसूचीकरण के विषय में शीर्षक, पुस्तकों की प्रकृति, उपयोगिता के अनुसार सरलीकृत, चयनात्मक, विश्लेषणात्मक प्रसूचीकरण एवं प्रसूची संलेखों की संख्या था, ग्रंथात्मक विवरण आदि के लिए कुछ नीतियां बनाई जाती हैं। वही है ये प्राविधिक अभिलेख। अतः इसका अभिलेख स्थायी रूप से रखा जाता है। और सूचीकरण, वर्गीकरण, अभी हम लोग वर्गीकरण भी पढ़ेंगे किसमें, BLISS 01 में, उसमें भी पढ़ेंगे। ठीक है, स्टाफ में परिवर्तन होने की नए स्टाफ के लिए सहायता प्रदान करता है क्या, ये टेक्निकल रिकॉर्ड। और अभिलेख के रूप में आवश्यक किस भाग में क्या कार्य हो रहा है तथा उसके लिए कौन जिम्मेदार है, इन सभी बातों का वर्णन इसमें रहता है। छात्रों के लिए पुस्तकालय में क्या सेवा उपलब्ध है, उन सेवाओं की निर्धारित शुल्क क्या है, ये सब जानकारी रहती है टेक्निकल रिकॉर्ड में। और ये देखिए भाई, पाठकों का अभिलेख क्या है भाई, रीडर्स के लिए ग्रंथालय में कितने पाठकों का किन किन श्रेणियों में पंजीकृत किया गया है, इसकी जानकारी। व्यवसाय क्या, उनकी श्रेणी क्या है, पाठक का नाम क्या है, उसका पता क्या है, ये सारी चीज़ें आदि का विवरण रजिस्टर में प्रस्तुत किया जाता है। पंजीकरण पत्र के अनुवर्णिक एवं वर्गीकृत क्रम में आकलित रखने, नाम के अनुसार उनके। ठीक है, स्थायी पता और स्थानीय पता, उनका हस्ताक्षर आवश्यक रूप से उल्लिखित होता है। पाठक अभिलेख की सहायता से कितने पाठक पंजीकृत किए गए हैं, कितनों ने सदस्यता वापस ले ली है, ये सारी जानकारी होती है। ठीक है, आगंतुक अभिलेख क्या होता है, ग्रंथालय में प्रायः स्थानीय तथा अन्य प्रकार के आगंतुक रहते हैं। ठीक है, तो ग्रंथालयों की सेवा एवं व्यवस्था तथा उपयोगिता के विषय में ग्रंथालय का अवलोकन करने के पश्चात उनकी क्या धारणा बनती है, उसका उल्लेख करने के लिए जिस अभिलेख को ग्रंथालय में रखा जाता है उसे आगंतुक अभिलेख कहते हैं, या विजिटर बुक्स या विजिटर रिकॉर्ड भी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये होता है। प्रशासनिक अभिलेख, एडमिनिस्ट्रेटिव अभिलेख क्या है भाई, या यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड क्या होता है, तो ग्रंथालय के प्रशासनिक विभागों या अभिलेखों में स्टाफ की दैनिक उपस्थिति रजिस्टर, कार्य विभाजन चार्ट, आवश्यक अवकाश रजिस्टर, वेतन रजिस्टर आदि को नियमित रूप से रखना आवश्यक है। कौन कौन से लोग नियमित रूप से समय अनुसार आते हैं, कितना अवकाश लेते हैं, ये सारी जानकारी होती है किसमें, प्रशासनिक अभिलेख में। ठीक है, ये इसके लिए प्रशासनिक। डिस्पैच रजिस्टर क्या है, तो ग्रंथालय में जितने पत्र व्यवहार होते हैं उनके लिए जो अभिलेख प्रस्तुत किया जाता है उसे हम डिस्पैच रजिस्टर कहते हैं। ठीक है,
तो कितने मतलब कि पत्र की संख्या तथा तिथि, ये सारी चीज़ें उसमें डाली जाती हैं। ठीक है, जल्दसाजी का अभिलेख भी होता है। ठीक है, ग्रंथालय में पड़ी पुरानी पुस्तकों की जल्दसाजी आवश्यक है। ग्रंथालय में जितना ही पुस्तक का परिसंचरण होता है, ठीक है, उतनी ही पुस्तकों को फटने और जिल्दों को नष्ट होने की संभावना रहती है। ठीक है, किन्हीं किन्हीं ग्रंथालयों में यह कार्य ठेके पर कराया जाता है, जल्दसाजी वाला कार्य। ठीक है, तो ये इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। अच्छा भाई, प्रत्याहरण रजिस्टर क्या है भाई? विथड्रॉल। विथड्रॉल तो आपने सुना ही होगा, बैंक में विथड्रॉल वाला फॉर्म भरते हैं ना पैसा निकालने के लिए। तो ग्रंथालय में प्रायः सर्वत्र प्रतिवर्ष कुछ पुस्तकों का प्रत्याहरण कुछ कारणवश, जैसे गायब हो जाने से, बिल्कुल प्रयोगहीन होने से, अनावश्यक रूप से स्थान घेरने के कारण राइट ऑफ कर दिया जाता है। ठीक है, अर्थात परिग्रहण रजिस्टर से उन्हें काट दिया जाता है। इस रजिस्टर के रिमार्क के खाने में रिटन ऑफ या वीडेड आउट का उल्लेख कर दिया जाता है। ये है प्रत्याहरण रजिस्टर। अच्छा, पुस्तकालय हस्त पुस्तिका क्या है भाई? पाठकों को पुस्तकालय का पूर्ण परिचय देने के लिए पुस्तकालय हस्त पुस्तिका का प्रकाशन करता है, जिसमें पुस्तकालय के उद्देश्य, अधिकारियों के नाम, विभिन्न विभागों के नाम, उनकी सेवाओं की जानकारी दी जाती है। नए पाठकों को इससे बहुत लाभ होता है, उन्हें एक बार में पुस्तकालय की सारी सेवाओं की जानकारी हो जाती है। पुस्तकालय का वार्षिक प्रतिवेदन, ये बहुत ही ज़रूरी है। पुस्तकालय का वार्षिक प्रतिवेदन यानी कि वार्षिक प्रतिवेदन ग्रंथालय के चालू सत्र के पूर्व सत्र के सभी प्रकार के क्रियाकलापों का लेखा जोखा होता है इसमें, और जिसका उद्देश्य जो है ग्रंथालय के अधिकारियों, पाठकों, विशिष्ट व्यक्तियों तथा सर्वसाधारण लोगों को ग्रंथालय की प्रगति, उपलब्धियों तथा उसकी उपयोगिता से अवगत कराना होता है। यह ग्रंथालय का एक उपयोगी अभिलेख है। ठीक है, वार्षिक प्रतिवेदन ये आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। वार्षिक प्रतिवेदन में विगत वर्षों में आय व्यय का विवरण, नई सामग्री, पुस्तक, पत्रिकाएं जो भी पुस्तकालय में आई, उन सब का तथ्यात्मक विवरण दिया जाता है। इस वार्षिक प्रतिवेदन को देखने से पुस्तकालय की संपूर्ण छवि सामने आ जाती है। सभी आंकड़े पुस्तकालय के वर्तमान स्थिति को एक साथ बतला देते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। किसी भी संस्था तथा प्रशासनिक विभाग एवं संगठन का वार्षिक प्रतिवेदन उसके गत वर्ष की सभी गतिविधियों, उपलब्धियों, कठिनाइयों एवं सर्वेक्षण तथा लेखा जोखा का सब इस प्रतिवेदन यानी बजट का, वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अंतर होता है, वो भी आगे बताया जाएगा। देखिए यहाँ देखेंगे आप लोग कि यहाँ पर ग्रंथालय वार्षिक प्रतिवेदन का उद्देश्य जो है उसके अधिकारी अथवा प्रबंधकों उसकी गत वर्ष की कार्यविधियों, उपलब्धियों यानी पिछले वर्ष क्या क्या हुआ, सारी जानकारी हमको इसी से मिलती है, वार्षिक प्रतिवेदन से। अच्छा, वार्षिक सत्यापन की आवश्यकता क्यों हुई भाई? तो पुस्तकालय अध्यक्ष तथा कर्मचारियों के लिए भारत सरकार तथा राज्य सरकार के नियमों के अंतर्गत वार्षिक लेखा परीक्षण अनिवार्य कर दिया गया। वित्तीय अधिकारों के अंतर्गत अधिकारियों को एक निश्चित सीमा तक संग्रह से सामग्री को खारिज करने का अधिकार होता है, किंतु यदि क्षति अधिक है तो यह सर्वमान्य सत्य है कि या तो सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है अथवा कर्मचारी सचेत नहीं रहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के लिए वार्षिक सत्यापन की आवश्यकता है। ठीक है, ये वार्षिक सत्यापन था आपके सामने कि संग्रह परीक्षण की आवश्यकता इसलिए भी है कि उसके द्वारा अव्यवस्थित पुस्तकें मिल गई हों, उनका सही क्रम नियोजित किया जा सके। और कई बार ऐसा लगने लगता है कि कोई पुस्तक खो गई है जबकि वह गलत क्रम पर जमी होती है, तो इसको देखने के लिए जरूरी है। पुस्तकालय प्राधिकरण से क्या आशय है, तो देख लेते हैं। प्राधिकरण से तात्पर्य किसी संस्था या संगठन को सुचारू रूप से संचालित करने वाली शक्ति, अधिकार से है या सत्ता से है। ठीक है, उसको सुचारू रूप से कैसे संचालित किया जाए। इसके अंतर्गत एक व्यक्ति विशेष अथवा व्यक्तियों का एक समूह संस्था अथवा संगठन की संपूर्ण प्रबंधकीय क्रियाकलापों को संचालित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए अधिकार एवं शक्ति होती है। वस्तुतः यह संस्था विशेष में सत्ता के समान होती है, जिसके गठन का प्रमुख उद्देश्य प्रशासकीय कार्यों की व्यवस्था करना तथा अधीनस्थों के मध्य नियंत्रण एवं सामान्य स्थापित करने के लिए प्राधिकरण वास्तव में प्रबंधकीय अधिकार होता है। ठीक है, ये प्रबंधकीय अधिकार है भाई। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ पे देखिए अंतर एक बताया गया है कि पुस्तकालय प्राधिकरण एवं पुस्तकालय समिति में क्या अंतर है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, देखिए पूछा भी जा सकता है, इसको ध्यान से देखिए। तो पुस्तकालय प्राधिकरण कार्यकारिणी शक्ति से संपन्न एक परिषद होता है, जबकि पुस्तकालय समिति केवल एक परामर्शात्मक निकाय होती है। पुस्तकालय प्राधिकरण समिति के लिए निर्णय या सुझावों को मानने के लिए बाध्य नहीं होता, जबकि समिति प्राधिकरण के निर्णयों और निर्देशों को मानने के लिए बाध्य होती है। पुस्तकालय प्राधिकरण का
प्राधिकरण का प्राधिकारी या सर्वोच्च अधिकारी केवल एक व्यक्ति भी हो सकता है, और पुस्तकालय समिति ये इसमें एक से अधिक व्यक्तियों का समूह होता है। ठीक है। प्राधिकरण किसी भी निर्धारित नीति को क्रियान्वित करने का विशेष कार्यकारिणी अधिकार रखती है, जबकि पुस्तकालय समिति केवल किसी कार्य को करने अथवा न करने के लिए परामर्श दे सकती है। ठीक है। कार्य कर नहीं सकती है, केवल परामर्श, परंतु उसे क्रियान्वित नहीं कर सकती है। प्राधिकरण का गठन संविधान के अधीन किया जाता है, जबकि समिति का गठन प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। अब इसी में हम लोग देख लेते हैं पुस्तकालय समिति क्या है भाई। तो समिति एक या एक से अधिक पुस्तकालय समिति जो है एक या एक से अधिक विशिष्ट व्यक्तियों का समूह होता है, जिसका गठन किसी विशिष्ट कार्य या उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किया जाता है। सामान्यतः समिति के सदस्य संबंधित विषय क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं, जो किसी घटना या समस्या पर अनुसंधान करके अपनी रिपोर्ट एवं सुझाव के माध्यम से प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। संक्षेप में, समिति कुछ विशिष्ट व्यक्तियों का वह समूह होती है जिसे संस्था के कुछ निर्धारित कार्यों उद्देश्यों के समूह में देखते हैं। ठीक है, ये हो गया इनका। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे इसके प्रकार की बात करते हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे हम समाप्ति की ओर हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं पुस्तकालय समिति के प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, और E.V. कार्बेट के अनुसार समितियां 6 प्रकार की होती हैं। पुस्तकालय अपनी आवश्यकता अनुसार इनका गठन करती है। वैधानिक स्थायी समिति, इस प्रकार की समिति का गठन संविधान के प्रावधानों के अधीन किया जाता है। यह समिति अपने आप में पूर्ण रूप से स्वतंत्र एवं सर्वशक्ति संपन्न होती है। इस समिति को पुस्तकालय को प्रबंधित, संचालित एवं नियंत्रित करने का अधिकार प्राप्त होता है। वस्तुतः पुस्तकालय का यह अंतिम प्राधिकरण होता है जिसके अंतर्गत पुस्तकालय अपना कार्य करता है। कार्यकारिणी समिति क्या है भाई? कार्यकारी समिति, इस प्रकार की समिति भी सर्वाधिक शक्तिशाली अधिकारपूर्ण होती है। ठीक है, चूँकि यह समिति सभी मामलों में पूर्ण अधिकार रखती है। ठीक है, पहला हो गया वैधानिक स्थायी समिति, कार्यकारी समिति, प्रतिवेदन समिति और तदर्थ समिति। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इस प्रकार की समिति के पास जो कोई निश्चित सेवाओं के अंतर्गत निर्णय लेने की पूर्ण शक्ति प्राप्त होती है। तदर्थ में क्या है? इस प्रकार की समिति निश्चित समय के लिए किसी विशिष्ट कार्य को निष्पादित करने हेतु गठित की जाती है। तदर्थ समिति। परामर्शदात्री समिति, ये हमेशा परामर्श देगी। पुस्तकालय प्राधिकरण द्वारा किसी विशिष्ट कार्य या समस्या मात्र परामर्श के लिए गठित की जाती है। और निर्वाचित समिति क्या है? एक प्रकार की समिति होती है, प्राधिकरण अपने कार्य में सहायता प्रदान करने के लिए गठित करती है। इस प्रकार की समिति के सदस्य विशेषज्ञ, तार्किक, अनुभवी और दूरदृष्टि वाले होते हैं। ठीक है, तो 6 प्रकार की हो गई। पुस्तकालय वित्त क्या है भाई? किसी भी विशिष्ट संस्था, समाज या सामान्य दैनिक कार्यों को संचालित करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। तो आप सब लोग जानते हैं बिना धन के कोई भी कार्य नहीं हो सकता। ठीक है, सामाजिक संस्थाओं की पुस्तकालय पर भी पढ़ना स्वाभाविक है। तो चूँकि पुस्तकालय समाज की बौद्धिक एवं शैक्षिक आवश्यकताओं का आधार होता है, अतः पुस्तकालय कार्यों, सेवाओं, स्थायित्व, निरंतरता, जन साधारण तक पहुँच बनाए रखने में वित्तीय व्यवस्था का सुदृढ़ आधार होना अत्यंत ही आवश्यक है। वस्तुतः धन की धुरी, पुस्तकालय रूपी पहिया घूमता है धन की दूरी पर, परंतु यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझ लेना आवश्यक है कि पुस्तकालय कोई व्यावसायिक संस्था नहीं है जिसका प्राथमिक उद्देश्य लाभ कमाना है, बल्कि यह एक लाभकारी संस्था है जिसका प्रमुख उद्देश्य जनसाधारण को अधिकतम पुस्तकालय सेवाएं उपलब्ध करवाते हुए बौद्धिक एवं शैक्षिक स्तर को उच्च शिखर तक ले जाना है। ठीक है, ये चीज़ है पुस्तकालय का। ठीक है, पुस्तकालय आय के सिद्धांत बताइए भाई। पुस्तकालय को अपनी विभिन्न सेवाओं, क्रियाकलापों, योजनाओं में संचालित करने के लिए निरंतर धन की आवश्यकता होती है, जैसे भवन निर्माण, पुस्तकालय एवं पत्र पत्रिकाओं का क्रय, कर्मचारियों का वेतन, फर्नीचर व्यवस्था, बिजली व्यय, बीमा आदि। पुस्तकालयों द्वारा संचालित सभी सेवाएं समाज के लिए अत्यंत उपयोगी होती हैं। पुस्तकालय को प्रत्यक्ष रूप से कोई भी वित्तीय लाभ नहीं प्राप्त होता है। स्वाभाविक है कि पुस्तकालय के लिए वित्तीय व्यवस्था कई विकल्प भी मौजूद हैं, परंतु विभिन्न प्रकार के पुस्तकालयों के अलग अलग वित्तीय स्रोत महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे राजकीय अनुदान, उपहार दान इत्यादि। ठीक है, यूजीसी द्वारा अनुदान देखिए भाई कैसे दिया जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केवल शैक्षणिक पुस्तकालयों को ही अनुदान प्रदान करता है। वस्तुतः इस संस्था की स्थापना ही इसी उद्देश्य से की गई है। महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय पुस्तकालय की आय का एक बड़ा हिस्सा इस संस्था के अनुदानों द्वारा प्राप्त होता है। वो कैसे प्राप्त होता है भाई? मौलिक अनुदान, विशिष्ट अनुदान, आवर्ती अनुदान, अनावर्तक अनुदान और तदर्थ अनुदान। ये 5 प्रकार के अनुदान यूजीसी द्वारा दिए जाते हैं। अच्छा, पुस्तक बजट क्या है? इसका एक परिचय।
तो बजट शब्द का उद्भव 1733 में हुआ। ऐसा माना जाता है कि इंग्लैंड के तत्कालीन वित्त मंत्री सर रॉबर्ट बालपेन महोदय ने वित्तीय प्रस्ताव संसद में रखने के लिए वित्तीय प्रपत्रों को एक चमड़े के थैले में रख कर ले गए थे। चूँकि फ्रेंच शब्दकोश के अनुसार बजट शब्द का अर्थ है चमड़े का थैला। ये भी एक जानने वाली चीज़ है कि जो फ्रेंच शब्द है फ्रेंच शब्दकोश के अनुसार बजट शब्द का अर्थ होता है चमड़े का थैला। संभवतः तभी से वित्तीय आय व्यय को बजट कहा जाता है। भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक निश्चित समय के लिए वर्तमान में, जैसा कि देखिए मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, एक बार यहाँ पे फिर देख लेते हैं कि देखिए बच्चों, बजट शब्द का उद्भव जो है सन 1733 ईस्वी में हुआ। ठीक है, मेन यही जो है याद रखने वाली बात है कि बजट शब्द का उद्भव 1733 में हुआ। ऐसा माना जाता है कि इंग्लैंड के तत्कालीन वित्त मंत्री सर रॉबर्ट बालपेन महोदय जी ने वित्तीय प्रस्ताव संसद में रखने के लिए वित्तीय प्रपत्रों को एक चमड़े के थैले में रख कर ले गए थे। चूँकि फ्रेंच शब्दकोश के अनुसार बजट शब्द का अर्थ होता है चमड़े का थैला। ठीक है, फ्रेंच शब्द के अनुसार क्या होता है, बजट शब्द का अर्थ होता है चमड़े का थैला। ठीक है, और ये चमड़े का थैला इसको बोला जाता है। संभवतः तभी से वित्तीय आय व्यय को बजट कहा जाने लगा। अच्छा, इसके अर्थ को भी एक बार समझ लीजिए। भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक निश्चित समय के लिए वर्तमान में वित्तीय पूर्वानुमान करना ही आय व्यय का अथवा बजट कहलाता है। आय व्यय अथवा बजट कहलाता है। ठीक है, भूतकाल की योजनाओं एवं परिणामों के आधार पर तैयार किया जाता है। वस्तुतः बजट किसी कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए बनाई गई वित्तीय योजना है। ठीक है, बजट क्या है, किसी कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए बनाई गई वित्तीय योजना है। ठीक है, तो ये बजट तो आप समझ गए ना कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और इसका अर्थ क्या है, ये भी आप जान गए। और आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर प्रबंधन की भांति, प्रबंधन आप शुरुआत में मैंने बताया था आपको, प्रबंधन की भांति बजट भी एक व्यापक शब्द है जिसका अर्थ एवं विस्तार व्यापक क्षेत्र तक फैला हुआ है, जो मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रचलित एवं उपयोगी है। परंतु यह अवश्य ध्यान रखा जाना चाहिए कि बजट प्रबंधन का न तो स्थान पत्र है और न ही विकल्प है, बल्कि यह बजट प्रबंधन का एक अभिन्न अंग एवं उपकरण है। बजट एक ऐसा मानदंड है जो संस्था की कार्य की जानकारी के लिए तैयार किया जाता है, जो भूत, वर्तमान एवं भविष्य को श्रृंखलाबद्ध करता है। बजट में मौद्रिक एवं वित्तीय पक्षों को सम्मिलित किया जाता है और संस्था के उपलब्ध वित्तीय देखरेख किया जाता है। इसमें आप इसे समझ गए होंगे। और ये आपका BLIS 02 का पेपर, ठीक है, इसमें प्रीवियस ईयर पेपर भी था और मैंने आप लोगों को कुछ थ्योरेटिकल पार्ट भी समझाने का प्रयास किया। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसा लगा और ये वीडियो, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक।